हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरी आईडी है। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए पहले तो समझ लें कि मूल कर्तव्य में है क्या 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 चीजें याद रखनी है। हमने जो शुरू में डिस्कस किया, पहली चीज आपको ध्यान पर रखनी है कि मूल कर्तव्य 51 का मूल संविधान में नहीं था, और ये भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम कई बार मिनी संविधान कह देते हैं, 1976 में 42वां संविधान संशोधन पास कराया गया था। ठीक है, इंप्लीमेंट हालांकि ये हुआ था 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन मतलब 1976 आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात यह है कि मूल संविधान में नहीं था। दूसरी बात, दुनिया के कई सारे देशों में आप देखेंगे मूल कर्तव्य का चैप्टर इस तरीके से कहीं भी नहीं दिखता है आपको। खास करके अगर कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा यूएसएसआर, यानी जो सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ था, वहां पर आपको दिखता है। उसके संविधान में था मूल कर्तव्य, यानी जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कुछ एक कंट्रीज हैं उनमें मिल जाएगा। बाकी आपको बाकी कंट्रीज में मूल कर्तव्य को लेकर कोई भी अलग से चैप्टर नहीं दिखता। तो अगर हम कहां से इसको लेकर आए? यूएसएसआर के संविधान के तहत, मतलब उसको देखते हुए। पर यह ध्यान रखिए कि ठीक है कि ये यूएसएसआर के संविधान से हमने प्रेरणा ली है, लेकिन हमारी संस्कृति में कर्तव्य जो है, जितने मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो इस पर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। एक और खास बात यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। स्पष्ट तौर पर 51 का में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए कर्तव्य बताया गया है, न कि व्यक्तियों के लिए। मतलब विदेशी व्यक्तियों पर इस कर्तव्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, नागरिकों के बारे में जिक्र किया गया है। इन सब पर कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए जल्दी से पहले देख लें कि 51 क में कौन कौन से कर्तव्य बताए गए। जब हम संविधान पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? संविधान का पालन करना। और संविधान का पालन करना में शामिल है कि संविधान के आदर्श जो हैं, उनकी संस्थाएं जो उसकी हैं, उनका भी हम आदर करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का भी आदर करें। तो पहला कर्तव्य तो यही है कि संविधान का पालन कीजिए और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि संविधान बनाने तक का सफर जो है वो कैसे पूरा हुआ। वो ऐसा तो था नहीं कि हमने ऐसे ही संविधान लिख दिया जब भी मन किया, बल्कि हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, ब्रिटिश शासन को यहां से उखाड़ना पड़ा, और तब जाकर हमने अपनी संप्रभुता को हासिल किया और हम संविधान लिखने के लिए एलिजिबल हुए। तो संविधान लिखने तक पहुंचने के लिए हम राष्ट्रीय आंदोलन से होकर गुजरे। तो दूसरा जो कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, इसी तरीके से याद होगा, कनेक्टिविटी बना के पढ़ना है। संविधान का पालन करना संविधान में शामिल है, उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सबका आदर करना है। संविधान लिखने की नौबत कैसे आई? राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए हमने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कर रहे थे? राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अपनी संप्रभुता चाहिए थी, हमारे ऊपर कोई भी बाह्य दबाव ना हो। हम ऐसी स्थिति चाहते थे कि हम अपने फैसले खुद कर पाएं। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, उसको किसी भी हाल में खत्म ना होने देना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो संविधान, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए संविधान तक पहुंचे, और राष्ट्रीय आंदोलन का मकसद क्या था? भारत की संप्रभुता हासिल करना। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह हमारा तीसरा कर्तव्य है। फिर
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत की प्रभुता संप्रभुता के लिए आह्वान ही तो किया गया। संप्रभुता हासिल करने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने लाखों की तादाद में जनमानस को आह्वान किया और वो लोग राष्ट्र की सेवा करने के लिए सामने आए। तो ये कर्तव्य तो हमारा बनता ही बनता है। चौथा यही है कि देश की हम रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवी बात, ये सब अखंडता कैसे बनी रहेगी, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की रक्षा कैसे होगी, इसके लिए अंग्रेजों ने हमेशा से हमारे साथ क्या किया व्यवहार, फूट डालो और राज करो। तो हमने उसका दंश झेला है। हमें क्या करना है, हमें फूटना नहीं है, यानी हार्मनी को बनाए रखना है, समरसता को बनाए रखना है, ब्रदरहुड को बनाए रखना है। तो समरसता और भ्रातृत्व की भावना को हम जो जितने कम्युनिटीज हैं, इतने वेरिएशन वाला कंट्री है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ये सारे मिलजुल कर रहे हैं, ये जरूरी है। तभी जाकर हम एकजुट एकता अपनी अखंडता बनाए रखेंगे। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ठीक है। और जब यहां बात हो रहा है सभी लोगों के साथ भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखना, समरसता को बनाए रखना, तो ध्यान रखिए इसी में स्त्रियों का सम्मान भी आएगा। ठीक है। अलग अलग जब हम कम्युनिटीज की बात करेंगे तो यहां स्त्रियों के सम्मान की बात भी हमें करनी है, आधी आबादी की भी बात करनी है। तो हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जिससे स्त्रियों के सम्मान के जो प्रथाएं विरुद्ध हो, तो ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करेंगे। तो इसी में दिया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कुल मिलाकर हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हमारी जो सामासिक संस्कृति है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम समझें और उसको बचाएं, उसका परिरक्षण करें। तो 6 आपका ये हो गया। संविधान का पालन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना, आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण रखना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, फिर समरसता और भ्रातृत्व की भावना जो भेदभाव से परे हो, और स्त्रियों का सम्मान, और स्त्रियों के सम्मान के लिए ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और हमारी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम समझें और उसका परिरक्षण करें। अब आइए सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है लिखा हुआ है, वन, झील, नदी और वन्य जीव, इनकी हम रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, शिकार ना करते चलें। तो एक 7वां जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, और 9वां है जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात करता है। 7वें में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है, और 9वें में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। फिर 8वें में देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करें। और 10वां कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, ऊंचाई की तरफ बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे क्या मकसद है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जरिए हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करेंगे तो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यही हमारा मकसद है। तो ये जो 10 मूल कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लागू हुए। ठीक है। 11वां जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए आया,
अब आप याद कर पा रहे हो कि मूल अधिकार में क्या चेंजेस आए, 21 क। डीपीएसपी में क्या चेंज आया कि 21 क में जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के को शिक्षा का अधिकार दिया गया, मूल अधिकार दिया गया, अनिवार्य और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो फिर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में जो पहले से ही 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा की बात करता था, वहां 6 के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा की बात हो गई, चेंज कर दिया गया। और यहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या फिर जो गार्जियन है, संरक्षक है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य, बालक मतलब अगर माता पिता हैं तो अपने बालक, अगर गार्जियन हैं तो उन पर जो डिपेंडेंट है, उसके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये कर्तव्य है। शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा को मूल अधिकार में हमने डाल दिया, डीपीएसपी में प्रावधान कर दिया, बल्कि कर्तव्य भी है। किसका कर्तव्य है? 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसको कहा गया कि ये कर्तव्य है माता पिता या फिर संरक्षक का कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए यथास्थिति जितना संभव हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। ठीक है, आपको बस कीवर्ड्स लिख लेना है और इसी क्रम में इसको याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको आईएएस बना दिया गया, ठीक है, आपकी अथॉरिटी हो गई, आपके पास पावर हो गया, आपको बहुत सारे अधिकार मिल गए, और ये अधिकार दे दिए गए, बस आपके पास अधिकार हैं, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आप लोक सेवा में, लोक सेवा करना आपका कर्तव्य है। इन अधिकारों का इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब आप अपने कर्तव्यों को समझेंगे। इसका उल्टा देखिए, आपको कहा गया कि आपका ये कर्तव्य है, लेकिन अथॉरिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कर्तव्य आपको बता दिया जाए, आईएएस बना के बोला जाए कि आपका कर्तव्य है आप लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन आप कोई योजना इंप्लीमेंट नहीं करा सकते, कोई पैसा सैंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं अगर कुछ काम कराना हो वो नहीं करा सकते, वो आपका के अधिकार से बाहर है। तो सवाल है कि अगर आपको कर्तव्य बताया गया और अधिकार नहीं दिया गया, तो ऐसे कर्तव्य को आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? ऐसा कर्तव्य आप कैसे पूरा कर पाएंगे जब आपको अधिकार ही नहीं? और आपको अगर अधिकार खूब दे दिया गया, खूब सारा पावर दे दिया गया, और आपने अपना कर्तव्य समझा नहीं ठीक से, तो वैसे अधिकारों का क्या मतलब? ठीक है, फिर आप निरंकुश हो जाएंगे। बिना कर्तव्य की समझ के अगर अधिकारों का प्रयोग कोई करे तो वो निरंकुशता की तरफ आगे बढ़ेगा, अराजकता की तरफ आगे बढ़ेगा। बिना कर्तव्य के कोई भी अधिकार का मायने नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, तो अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक है। यानी इसको दूसरे तरह से अगर देखें तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी होगा, और जहां कर्तव्य किसी को करना है, किसी पर यह कर्तव्य दिया गया है, ठीक है, जैसे राजा का कर्तव्य है राजधर्म निभाना, ठीक है, पुत्र का कर्तव्य है पुत्र धर्म निभाना, पिता का कर्तव्य है पिता धर्म निभाना। तो सिर्फ कर्तव्य नहीं है, वहां उसकी अथॉरिटी भी है, राजा की अथॉरिटी है, उसका अधिकार है,
ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं हर मामले में, यानी जहां अधिकार है वहां कर्तव्य ऑलरेडी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यूएसएसआर से हमने प्रेरणा ली, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति में कर्तव्य हैं ऑलरेडी, हमें उसकी समझ है। तो ये दो तरह से लिख सकते हैं, अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक है, या फिर कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। दूसरा मैंने बता दिया आपको कि यूएसएसआर को छोड़ दें तो ज्यादातर बड़े देशों में मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं, और हमने कैसे किया, मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए और 2002 में 11वां, ये 86वां संशोधन था, और 1976 में 42वां संशोधन था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, लेकिन भाग अगर पूछ ले तो भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, अब विशेषताएं क्या क्या है, हमने देख लिया है कि ऊपर ही लिखा हुआ है सबसे पहले कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा, मतलब सिर्फ नागरिकों के लिए बताया गया है, न कि व्यक्तियों के लिए, ये ध्यान रखना है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ कर्तव्य नैतिक तरीके के हैं और कुछ हैं नागरिक कर्तव्य। ठीक, जैसे देखिए, जैसे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ये नागरिक कर्तव्य होगा, ये नैतिक तरीके का कर्तव्य, ये नैतिक तरीके का कर्तव्य है। मूल्यों को समझना, उनका आदर करना, ये नैतिक तरीके का कर्तव्य है। ठीक है, सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, ये नैतिक तरीके का कर्तव्य है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये नागरिक कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब नागरिक तरीके का कर्तव्य है। तो इसलिए दो तरह के कर्तव्य हमें इसमें दिखते हैं, एक तो नैतिक तरीके के हैं और एक है नागरिक तरीके के। तो नागरिक और नैतिक कर्तव्यों का समायोजन भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, गैर न्यायिक हैं और गैर प्रवर्तनीय हैं। आपको पता है भाग 3 जो मूल अधिकार है वो इन्फोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है। अगर उसकी अवहेलना हुई, उल्लंघन हुआ, न्यून किया गया, छीना गया, तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं और अदालत से उसको, तो क्या हुआ, वो न्यायोचित भी हो गया और प्रवर्तनीय भी है। भाग 4 न्यायोचित नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक भाग 4 की तरह ही भाग 4 क यानी मूल कर्तव्य भी गैर न्यायिक और गैर प्रवर्तनीय है। ठीक है, कि आप इसके लिए, इसके मान लीजिए संविधान में कर्तव्य दिया गया है और उस कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसके लिए, इसको इन्फोर्स कराने के लिए नहीं जा सकते। ठीक, जब तक कि कोडिफाई ना कर दिया जाए। हमने डीपीएसपी में भी क्या देखा था कि राज्य का को अगर ये कहा गया है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना है, और उसके लिए कोई कानून बना दिया गया, और कानून में स्पेसिफिकली अगर किसी कृत्य के लिए दंड का प्रावधान कर दिया जाए या कोई भी किसी तरीके का प्रावधान कर दिया जाए, तो फिर वो इन्फोर्सेबल हो गया। ठीक है, हर्जाने का, जुर्माने का, दंड का, इस तरह का कोई प्रावधान अगर कर दिया जाए तो इन्फोर्सेबल हो गया, वो प्रवर्तनीय हो गया। लेकिन अपने आप में भाग 4 प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के जरिए आप जा सकते हैं न्याय मांगने। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कर्तव्य के लिए, जैसे राष्ट्रध्वज है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, ये एक्ट है जिसमें दो चीजें बताई गई हैं, ध्यान से देख लीजिए। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971,
इसमें क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए जानबूझकर इंटेंशनली राष्ट्रगान को परफॉर्म करने से, रिसाइट करने से रोका, तो फिर ये इसका जिक्र है कि इसमें आपको इस एक्ट के तहत दंड का प्रावधान। दूसरा, किसी सभा में अगर राष्ट्रगान हो रहा है और किसी ने उसको डिस्टर्ब किया, ये दो बातें कही गई हैं जिसके जरिए राष्ट्रगान के अपमान को एक अपराध के तौर पर देखा जा सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज वाला मुद्दा, उसमें समझेंगे। तो इसको लागू करने के लिए राज्य कानून बना सकता है, जैसे राज्य ने कानून बनाया है एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी है 2002 का बना हुआ, ये सब राज्य द्वारा बनाए गए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हमने पढ़ा ना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सिर्फ इन कर्तव्यों में कोई चूक हो जाएगी, अगर आप कोर जोन में चले जाएंगे, किसी की का शिकार कर लेंगे, चिंकारा मार लेंगे, तो फिर क्या होगा? सजा होगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी उससे जुड़ता है, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण से। और जैसा हमने जिक्र किया कि ठीक है, हमने यूएसएसआर से प्रभावित होकर इसको अपने संविधान में शामिल किया, लेकिन ये मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। कर्तव्य करने की, धर्म निभाने की, राजधर्म निभाना, पितृधर्म निभाना, ठीक है, पुत्र धर्म क्या है, इस तरह से जो हमारे संस्कृति का पार्ट रहा है कि हम धर्म निभाते हैं, तो ठीक है, मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया, लेकिन हमारे अपने कल्चर का पार्ट रहा है। मूल कर्तव्य के लिए बनाए गए कानून इस आधार पर खारिज नहीं होंगे, ये एससी का वर्जन है सुप्रीम कोर्ट का, कि वो मूल अधिकार के खिलाफ है। अब एक बात ये आई कि भाई गैर प्रवर्तनीय है या फिर गैर न्यायिक है, तो कभी ऐसा भी तो होगा कि मूल कर्तव्य, जैसे डीपीएसपी के को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बना और मूल अधिकारों से वो असंगत हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना रुख बदलते हुए कहा कि भाई समन्वयकारी निर्वचन करना है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना है। इसी तरीके से मूल कर्तव्य के मामले में जब मूल कर्तव्य के लिए बनाया गया कानून अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो सीधे उसको खारिज नहीं कर देंगे, बल्कि देखेंगे कि क्या ये कानून जो बनाया गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या हुआ? उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो रीजनेबल हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपने देखा कि 19(2) से 6 तक क्या दिया गया है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि किन किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन को देखना, वर्गीकरण को देखना, बराबर विधि के, मान लीजिए समानता का अधिकार। अब बताइए कि जो हमने उदाहरण पढ़ा था कि एक हाथी को बोल दिया गया है कि 50 किलोमीटर का रेस लगाना है और एक चीते को वहीं से खड़ा करके 50 किलोमीटर का रेस करना है और देखना है कि कौन जीतेगा। निश्चित तौर पर चीता जीत जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक चीता को कहा गया है कि इस पेड़ को उखाड़ना है और एक हाथी को भी कहा गया है इस पेड़ को उखाड़ना है, निश्चित तौर पर हाथी उखाड़ देगा। तो बराबर वालों में के लिए कानून ऐसा होना चाहिए जो समान लोगों के बीच में, एक समान क्षमता वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
असमान क्षमता वाले लोगों के लिए एक कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के तहत अगर कोई एक्ट बनाया गया है मूल कर्तव्य के लिए, तो वो देखना होगा कि इन टेस्ट्स के अगर अधीन है तो उसको बनाए रख सकते हैं, भले ही मूल अधिकार से थोड़ा सा असंगत हो। अब राष्ट्रगान और संबंधित विवाद क्या क्या है। देखिए 1986 में एक मामला था जिस मामले का नाम है जेहोवा विटनेस केस। इसको बिजोय इमैनुअल केस 1986 भी कहते हैं। कभी ना कभी आपने अखबार में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक वो है, कम्युनिटी है जिसमें इनकी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो इस के 3 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे और उस स्कूल में, वो हिंदू संप्रदाय का स्कूल था, वहां राष्ट्रगान के लिए वो खड़े तो होते थे लेकिन राष्ट्रगान को गाते नहीं थे। तो इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया स्कूल में। यह मामला चला गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में, हमने देखा था ना कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है, तो उसका भी उल्लंघन हुआ। और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का उसको अधिकार है, मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख 1986 के इस केस में बहुत साफ था कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना बेसिकली वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है और अनुच्छेद 25 का भी हनन है, वायलेशन है, ठीक है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL की सुनवाई करते हुए कहा, सिनेमा थिएटर्स को आदेश दिया कि हर सिनेमा थिएटर में हर फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और उस दौरान लोग खड़े होंगे और यह अनिवार्य है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक टर्म दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, ठीक है। इस पर खूब ज्यादा विवाद हुआ। 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को वापस ले लिया, यानी 2018 से राष्ट्रगान के लिए थिएटर अनिवार्य तौर पर उनको चलाना, ये उनकी मजबूरी नहीं है। चला भी सकते, नहीं भी चला सकते, ठीक है। 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं होने पर एक बात कही, और क्या बात कही कि राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होना डिसरिस्पेक्ट हो सकता है लेकिन अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपराध के लिए 2 ही क्लॉज जानते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 क्या क्या कहता है? पहला, जानबूझकर राष्ट्रगान को गाने से किसी को रोकना, किसी को रोकना। दूसरा, किसी सभा में अगर राष्ट्रगान हो रहा हो तो उसको डिस्टर्ब करना। इन्हीं दोनों को अपराध माना गया है। राष्ट्रगान खड़ा होकर नहीं गाना या खड़ा नहीं होना ये अपराध नहीं है, और 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यही अपना फैसला दिया कि राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं होना, द प्रोटेक्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं है और इसलिए अपराध नहीं है। तो पूरा क्रम समझ गए। जेहोवा केस में 1986 में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? यही जो आज है कि बच्चे अगर नहीं खड़ा हुए, रेस्पेक्ट तो उन्होंने दिया ही, अगर उन्होंने नहीं गाया, उनके अपने जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उनके तहत उन्होंने आचरण किया अगर, और उनको बाध्य अगर किया गया, तो बाध्य करना बल्कि वायलेशन है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19(1)(a) का, यानी उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल अलग था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL की सुनवाई करते हुए कहा कि हर थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का बजाया जाएगा और वहां पर क्या होगा, 52 सेकंड का जो होता है, आप खड़े होकर उसके सम्मान में खड़े होंगे, ठीक है। 2018 में इस आदेश को वापस ले लिया गया और 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा
कि राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं होना अपराध नहीं है। किस एक्ट के तहत? द प्रोटेक्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसके तहत बताया गया है कि राष्ट्रगान के लिए क्या क्या अपराध हो सकता है। तो 2 कंडीशंस हैं और उसमें खड़ा नहीं होना वाला कंडीशन नहीं है। अब JS वर्मा कमेटी बनी 1998 में, जिसने मूल कर्तव्यों के प्रचालन पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी 1999 में। JS वर्मा कमेटी जो थी, उसने बहुत ही प्रख्यात न्यायविद थे JS वर्मा साहब। उन्होंने 1999 में जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा, सिफारिश की कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए पूरे देश में। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा था कि 42वां संविधान संशोधन जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन की तारीख क्या है? 3 जनवरी 1977। क्योंकि ये 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसलिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में मूल कर्तव्य को शामिल करना चाहिए। यहां तक कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग सिलेबस है, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो सिलेबस है, उसके लिए उसमें भी मूल कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए। साथ ही इसके इन्फोर्सेबिलिटी पर भी बल दिया उन्होंने कि इसको इन्फोर्सेबल होना चाहिए, प्रवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और मीडिया द्वारा जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आलोचना क्यों करते हैं हम? बहुत सारे लोग आलोचक जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि पहली बात वही DPSP की जो आलोचना थी कि बहुत ही अस्पष्टता है, जैसे आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ठीक है, इसमें स्पष्टता का बहुत ज्यादा अभाव है। अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, तो अस्पष्टता एक आलोचना का मैटर है। दूसरा, नैतिक कर्तव्यों को, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे इसमें नैतिक तरीके के कर्तव्य हैं, उनको व्यवहार में लाने का संकट बहुत बड़ा है। कैसे व्यवहार में लाएं? जैसे ये कैसे पता चलेगा कि आप इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कि आपको संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का पालन करना है, उनका आदर करना है, ये तो फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं, उनको अपने हृदय में संजो कर रखना है, उनका पालन करना है। ये इस कर्तव्य का कैसे पता चलेगा कि आप इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्यों को व्यवहार में लाने का संकट है। दूसरा, व्यापकता में कमी है। मूल कर्तव्य में शामिल होना चाहिए था, व्यापकता में कमी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और होने चाहिए थे, जैसे टैक्स पे करना, ये आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, जिसके लिए सरकार जागरूकता फैलाती है, लेकिन मूल कर्तव्यों के लिस्ट में नहीं है। मतदान करना, ठीक है, वोट देना, इसके लिए मूल कर्तव्य नहीं बताया गया है इसको कि ये आपका मूल कर्तव्य है कि आप मतदान दें, एक अच्छी सरकार चुनें, तब जाकर आप उससे उम्मीद रखें कि वो विकास की तरफ आगे बढ़े। और एक आलोचना ये भी है कि इन कर्तव्यों के लिए अलग से भाग बनाने की जरूरत क्या थी? ये कर्तव्य तो ऐसे भी लोग निभाते हैं, जैसे बाकी कंट्रीज में देखिएगा तो बाकी कंट्रीज में इन मूल कर्तव्यों के लिए, वहां ऐसा तो है नहीं कि मूल कर्तव्य लोग नहीं निभाते, वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो भी अपने देश के संविधान का पालन करते हैं, उसकी मर्यादा को बनाए रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वो भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन जो उनके यहाँ हुए हैं, उसके जो आदर्श हैं उनको संजो कर रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इसको अलग से कहीं कोडिफाई नहीं किया गया है, भारत में किया गया है। तो आलोचना इस बात पर भी होती है कि ये कर्तव्य तो ऐसे भी लोग निभाते हैं, हमारी संस्कृति में ही शामिल है ये, इसके लिए अलग से इसको कोडिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और भाग 4 का किसी भी मूल कर्तव्य के उल्लंघन होने पर किसी कानूनी प्रावधान का कोई भी जिक्र नहीं करता, सिर्फ मूल कर्तव्य दिए गए। ये नहीं बताया गया है कि अगर आप राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, ठीक है, उसके लिए
एक एक्ट बना हुआ है, लेकिन संविधान के भाग 4 क में कोई जिक्र नहीं है कि इन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर क्या होगा। ठीक है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। लेकिन महत्व क्या है? राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी कब बढ़ेगी? जब नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को समझेंगे और उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब जाकर राष्ट्र निर्माण होगा, नेशन बिल्ड होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी भागीदारी तो यही है कि राष्ट्र के निर्माण में इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है मूल कर्तव्यों के जरिए। ठीक है, नागरिक अपने कर्तव्यों का जब पालन करते हैं तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। दूसरा, जो हमने अभी पढ़ा कि अधिकार और कर्तव्य दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक बात है। तीसरी बात, लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, चौथी बात, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? प्रस्तावना में ही लिखा गया है, प्रस्तावना के आदर्श में ही शामिल है कि हम भारत के लोग भारत को एक, ठीक है, तो हम भारत के लोग, संविधान कौन किसको एम्पावर्ड कर रहा है? भारत के लोग, न कि कोई और पावर। तो प्रस्तावना के आदर्श में ही ये हम भारत के लोग कौन हैं? भारत के नागरिक हैं, उनका कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य तो दरअसल प्रस्तावना के ही आदर्श में दिखता है, उसकी पहली लाइन में ही दिखता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, और भाग 3 यानी मूल अधिकार और भाग 4 यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व, इन दोनों भागों को ठीक से लागू करने के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने कर्तव्यों की को समझें, उनका पालन करें। ठीक है, तब जाकर भाग 3 और भाग 4 सही मायने में इंप्लीमेंट हो सकेगा। तो चलिए, ये सारे पॉइंट्स थे। जब अगर मान लीजिए कभी मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए तो आप इस पर लिख सकते हैं। और मूल कर्तव्य में इतना ही था, थोड़ा सा एक एक करके ऐसे ही कनेक्ट करते हुए कि संविधान का पालन करें, संविधान के पालन में उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज शामिल है, उसका आदर करना है। संविधान तक हम कैसे पहुंचे? राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए ये नौबत आई कि हम संविधान लिख पाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं, जो प्रेरित करते हैं, वो उनको भी हृदय में संजो के रखें। ठीक है, इसी तरीके से कनेक्ट करके एक एक कीवर्ड लिख लीजिएगा तो आपको 11 याद हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।